सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। गुड इवनिंग। इस वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो एवरीवन एंड ठीक है, गुड इवनिंग। तो जो आप लोगों का भी आंसर किया है थोड़ी देर पहले CHSL मेंस का, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए और कैसा लेवल था, मतलब हार्ड, टफ, इजी, मॉडरेट, कैसा क्या था। और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। ठीक है, उसको भी देखने वाले हैं अभी कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। और क्या चैलेंज करना चाहिए? पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बता दो। बड़ी जल्दी है, इतनी जल्दी नहीं। बताते हैं अभी। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चंस में ही है वो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक। सर सबके 300 प्लस आ रहे हैं तो क्या करें भाई? व्हाट्सएप फ्लडेड है, फ्लडेड है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, 2000 मैसेजेस हैं, 2000। ठीक है, इतने ज़्यादा। पहले मैंने सोचा, मैंने 4-5 स्क्रीनशॉट डाले थे, लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि स्क्रीनशॉट डालने की हालत में मैं नहीं हूँ अभी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट नहीं डाले जा सकते, इतने भयंकर, इतने नंबर। और अभी तक जो हाईएस्ट रिसीव हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड। आंध्र प्रदेश से हैं कोई, एक क्वेश्चन गलत है, यामिनी किरण नाम है, एंड 57 मार्क्स हैं, 57 आउट ऑफ 60 विद 1 नेगेटिव। तो 57 अभी तक हाईएस्ट है 60 में। और जितने भी मैसेजेस आए 40 से तो शायद ही कोई नीचे है, और 45 प्लस की तो बाढ़ है एकदम। ठीक है, खैर। तो 40 प्लस जिन लोग क्या हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया मार्क्स हैं सभी के, है ना। चलो, तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा किस तरह का था। और बाकी जिन लोगों के जितने भी मार्क्स आए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सर आई स्कोर 309 मार्क्स एंड जी के 46, मैथ्स बाई विशाल झा। ओके, 58 हैं सुमित शॉ तुम्हारे 58 हैं? अच्छा सर, आप चश्मा लगाते हैं क्या? हाँ, लगा ही लेते हैं कभी कभी। 58 है। चलो, तो शेयर कर देना वो नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर हैं तो, है ना। और अगर पढ़ा है तो चलो भाई, तो अभी देखते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं। शुरू के 5 क्वेश्चंस में एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ द कर्ड इज। तो भाई कर्ड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई थिंक सुपर इजी क्वेश्चन था, इसमें पढ़ने की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड आंसर वॉज लोअर दैन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो वो तो लिखा ही हुआ है। और यहाँ पे मैं डिटेल एनालिसिस के साइड में अभी ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की डिटेलिंग कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से आप पीएच वैल्यू को चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। क्या क्या रिलेट कर सकते हैं कि पी का जो मतलब होता है, क्या खिसक क्यों रहा भैया है। चलो, पी का मतलब क्या है जर्मन लैंग्वेज में, ये बता देंगे आप कमेंट में। ठीक है, और बता दीजिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खिसक क्यों रहा है भाई? खिसक क्यों रहा है ये? क्या हो गया ये? ठीक है, तो जो मिल्क ऑफ, मार खाएगा ये और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान भटका रहा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसका पीएच वैल्यू आप बता देंगे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच वैल्यू बता देंगे। और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, क्या हो रहा है? ये शिफ्ट क्यों हो रहा है भाई राइट साइड में? ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू आप बता देंगे। इन 2021, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। एक सेकेंड अगर आप रुकेंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बस रुकिएगा। आप गिनती गिनिए 10 से काउंट करिए, बस मैं अभी तुरंत इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, कहाँ तक काउंटिंग पहुँची भाई आप लोगों की? शो इन फाइंडर, अभी ठीक हो गया। चलो, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं जा सकती। चलो भाई, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो अभी ठीक है चीज़ें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार टू प्रोवाइड द इम्प्रूव्ड फोरकास्ट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से था। और
लोगों ने इसमें मोस्टली लोगों ने गेस लिया था लद्दाख का, ये सोच के कि हाँ, ये सोच के लिया था गेस कि भाई ये थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वहीं पे डॉपलर वेदर रडार सिस्टम लगाया गया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली द आंसर वाज जम्मू। ये भी ऑल्टीट्यूड में है। मोस्टली लोगों ने जम्मू या लद्दाख ही लिया था, तो जिन लोगों ने जम्मू लिया था ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो वो नाम का करंट अफेयर है लेकिन है तो पास्ट अफेयर ही। हाँ, so coming on to the third question. Now this is the controversial question which I was talking about, and this is which of the following is not the feature of fundamental duties provided under the Constitution of India. अब ये कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं है कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे भेजा है, ठीक है, मैंने तो देखा भी नहीं है एक्चुअल में, इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैंने खोल के नहीं देखा है, ठीक है। मतलब लगभग 2000 मेरे पास 2000 प्लस मैसेजेस पड़े हुए हैं जो कि अभी मैंने खोल के नहीं देखे हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अपने आप में मैं आपको बताता हूँ कैसे कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको नोटिस ना किया हो। कंट्रोवर्शियल इस सेंस में है, एक सेकेंड, आप भी बुक्स कब तक आएंगे, ठीक है। तो इस सेंस में कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे ही ऑप्शन सही हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं उनका फीचर नहीं है। तो रशिया के यानी कि जो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर हुआ करता था उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, दे आर नॉन जस्टिसेबल एंड ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सिक्योर द कंट्री, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी कि ये जस्टिसेबल और एनफोर्सिएबल में अंतर क्या होता है, पहले थोड़ा समझना जो मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, और इसको मैं बैक भी करूँगा सुप्रीम कोर्ट ने जो वगैरह रूलिंग्स दी हैं उसे। एनफोर्सिएबल और जस्टिसेबल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में एनफोर्सिएबिलिटी दो तरह की होती है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड एनफोर्सिएबल अंडर अ कोर्ट ऑफ और एनफोर्सिएबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है ये, ठीक है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। जो पहला जो है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट, देश की जो संसद है, वो कोई कानून बना के यानी लॉ बना के, कोई एक्ट पास करके, कोई लॉ पास मतलब एक्ट पास हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ। तो लॉ बना के उस चीज़ को एनफोर्सिएबल कर सकती है, यानी कि उसमें कोई भी अगर हम बोलें तो जो सज़ा का प्रावधान है वो बना सकती है। एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट इज़ लाइबल टू गिव यू जस्टिस इन दैट रिगार्ड, ठीक है। तो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब पार्लियामेंट लॉ बना के उसको एनफोर्स कर सकती है। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको जब पढ़ाते वक्त एक कमेटी बताई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, अगर आपको याद हो, याद है आपको जस्टिस वर्मा कमेटी। तो उसने क्या बोला था कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और दूसरी चीज़ इसने वो एक्ट आइडेंटिफाई करके दिए थे जिनका यूज़ करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे कि एक है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ये है आपका 1971 का। ऐसा ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट दिया उसने, बताया आईपीसी के बारे में बताया, यूएपीए 1967 के बारे में बताया, आरपीए 1951। तो ये सारे उसने कोर्ट किए एक्ट के बारे में बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया कि भाई इनमें क्या है कि सजा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि ये 10th नंबर की अगला ही क्वेश्चन पूछा, 10th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, और इसको हमने याद किया था जडेजा से, ठीक है, कि जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट है और मतलब फील्डिंग बॉलिंग सब अच्छी करते हैं, तो इस तरह से याद किया था। अब ये अपने आप में एनफोर्सिएबल नहीं कि कोई अगर स्ट्राइव नहीं कर रहा है एक्सीलेंस की तरफ तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये बंदा तो स्ट्राइव नहीं कर रहा, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप अगर नेशनल जो हमारा फ्लैग है, एंथम है, इसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी आपको। और जो हमारी पहली ड्यूटी है वो हमें ये बोलती है कि हमें अपने नेशनल एंथम और इन सब चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो आइडियल्स इनको रिस्पेक्ट करना है। तो काइंड ऑफ अगर हम देखेंगे तो पहली जो ड्यूटी है यहाँ पर एनफोर्स हो जाती है बाय लॉ। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट है, ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज का ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं svlnsgdc.ac. is a file माई गवर्नमेंट, बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आंध्र प्रदेश का ही है। यहाँ पे आप देखिए, एंड दिस इज रिटन एज दे, और भाई डरिए भाई, ठीक है, जिन लोगों का सही हुआ है क्वेश्चन डरिए नहीं, ठीक है।
मैं बताता हूँ क्यों नहीं। तो दे आर एनफोर्सेबल बाई लॉ, हेंस द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर मैं लेके आना चाहूँगा, एक तो ये है, ठीक है, अब इसमें डिटेल में मैं नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेलिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, ठीक है, रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो 2003 में बनी थी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पे आइए, ये जो मेन केस है, दिस केस इज़ आपका रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2003 में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिए। The commission was the right of freedom. It may be necessary to enact suitable legislation wherever necessary to require obedience of obligation by the citizens. डायरेक्टली तो नहीं बोला इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पर ये बोला है कि जो पार्लियामेंट है उसको डायरेक्शन दिया है इस पर्टिकुलर रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि आप सूटेबल लेजिस्लेशन करिए, मतलब लॉ बनाइए, सो दैट सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटी को ऑब्लाइज करें, उसको फॉलो करें। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा जो SSC CGL 27 जुलाई को पूछा गया है, पिछले साल जो पिछला पेपर हुआ था 2023 वाला। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में SSC ने खुद लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, समझ रहे हैं आप। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। बट सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। और यही नहीं, जो आपकी M लक्ष्मीकांत की किताब है, जिसको कि UPSC के जो लोग तैयारी करते हैं उसको बाइबल मानते हैं, उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाई लॉ। और इसका प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल पे परमार SSC में डाल भी दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा, जिसको चाहिए होगा तो मैं वो चीज़ डाल भी दूंगा। अब क्या इसको चैलेंज करना चाहिए? देखो पिछले साल क्या स्कैम कर रहे हो क्या भाई? MTS स्कैम, वो MTS स्कैम पे बना देंगे भाई वीडियो, ठीक है। अभी जिस चीज़ पे वो बात चल रही है उसको थोड़ा सा सुन लो, तो वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। हाँ, अब चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो पिछले अभी मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग ग्रॉस इनकम और पर्सनल इनकम। SSC ने माना तो नहीं अपने आगे, और मेरे हिसाब से भाई जिन लोगों का गलत हुआ तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चैलेंज हुआ तो इसमें सभी को नंबर मिलेगा, बिकॉज सारे ही ऑप्शन सही होंगे उस केस में, ठीक है, सारे ही ऑप्शन उस केस में सही होंगे। हो सकता है कि SSC ना माने, वो खुद को कोट कर दे, जो पीछे एक जो अभी मैंने बताया, क्योंकि उसने पीछे क्वेश्चन पूछ रखा है, पहली बात। दूसरी बात, M लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ हम उसको कोट कर सकते हैं कि M लक्ष्मीकांत में एक तो लिखा हुआ है, एंड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं इस तरह से, जो अभी मैंने आपको बताया रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ चैलेंजेबल क्वेश्चन इन GK, ठीक है। अभी भी जब मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को परमार जी के बाद 3 पॉइंटों, अभी हमारी पॉलिटी खत्म हुई है, तो ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। और जब मैंने बताया था इस चीज़ को, तो आप जो लोग हैं बैच में जाके नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला था दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, मैंने बोला था दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ध्यान से वहाँ पे सुनेंगे, मैंने बाई लॉ नहीं बोला होगा वहाँ पे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला ही क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी पर पूछ लिया। अगेन हम लोग के लिए आसान क्वेश्चन था, बिकॉज इसलिए आसान था, देखो पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत आसान, लेकिन हमने उसको ट्रिक के साथ याद कर रखा। जैसे चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड, तो क्या है वही जो पहली इसमें नोबल आइडियल्स बापू और भगत सिंह, ये दूसरी नंबर की ड्यूटी है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ये 11वें नंबर की ड्यूटी है ये, ठीक है, यानी कि K नंबर की जो है 51A सब क्लॉज K। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, H से ह्यूमनिज्म, यानी कि ये H 51A सब क्लॉज H में है लिखा हुआ है। देन अगला क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग दी जो माउंटेन रेंजेस और प्लेट्यू, इनको ऑर्डर में अरेंज करना था साउथ से नॉर्थ, ना कि नॉर्थ से साउथ। ये भी अब ईजी लग सकता है आपको, बिकॉज हमने इसको मल्टीपल टाइम्स किया, चाहे FRB हो चाहे PY की सीरीज, लेकिन उतना भी ईजी नहीं था है, ठीक है। लेकिन हाँ अब आपको क्योंकि मल्टीपल टाइम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो इजी ही है हम लोग के लिए। तो खैर, तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि जो हमारा पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू होता है उसको नर्मदा जो रिवर है ये डिवाइड करती है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू उसको नर्मदा रिवर डिवाइड करती है 2 पार्ट में। यहाँ पर है सेंट्रल हाईलैंड ऊपर, मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू,
ठीक है, यहाँ पर बुंदेलखंड प्लाटेव, बघेलखंड प्लाटेव एंड छोटा नागपुर प्लाटेव, और इसके नीचे जो ये ट्रायंगुलर है आपको ये देखने को मिलेगा डेक्कन प्लाटेव। अब ये जो नर्मदा रिवर फ्लो होती है ये किन दो रेंजेस के बीच में फ्लो होती है, तो ये विंध्या और सतपुरा के बीच में, और इसको हमने कैसे याद किया था, एस सतपुरा और एस साउथ, तो नीचे तो साउथ होगा, यानी कि सबसे पहले तो डेक्कन आने वाला है, देन सतपुरा आएगा, देन विंध्या आएगा, देन ऊपर आएगा मालवा प्लाट्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से सही था, है ना। हमने ये महादेव, मैकाल, कैमूर रेंजेस को भी यहाँ पर लोकेट किया था कि भाई महादेव यहाँ है, मैकाल यहाँ है, कैमूर यहाँ है, मतलब कि वैसे ईस्ट के ऑर्डर में। देन अब ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से था, बट इट वॉज डुएबल क्वेश्चन काइंड ऑफ, कैसे वो देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022, अब ये 2022 से करंट अफेयर था, उसकी थीम पूछी थी। जिस दिन अवेयरनेस से वीक मनाया तो उसकी थीम क्या थी। नाउ अगर आपको सीवीसी का वर्क पता है कि इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव्स इन दी सेंस कि इसका काम क्या है, तो ये काम होता है इसका मेनली करप्शन का। जब मैं आपको सीवीसी पढ़ाया हूँ तब मैंने आपको ये अभी भी रिसेंटली हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा है सीवीसी के बारे में, सीवीसी और सीबीआई में क्या अंतर है। तो सीवीसी हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जब बनी थी तो सीवीसी भी आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे ही बनी थी, लेकिन 2003 में एक स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिल गया बाय द सीवीसी एक्ट ऑफ 2023। सीबीआई अपनी जो पावर्स है उसको डिराइव करती है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है 1946 का, उससे डिराइव करती है अपनी पावर्स को, और ये बने थे दोनों सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। अब इसका काम होता है सीबीआई का सिर्फ करप्शन तक लिमिटेड नहीं होता है। आपने देखा था उड़ीसा में वो ट्रेन हादसा हुआ था, तो उसमें भी हर चीज़ में सीबीआई इंक्वायरी बिठा दो, कोई रेप केस हुआ सीबीआई इंक्वायरी बिठा दो, तो वो सिर्फ करप्शन तक लिमिटेड नहीं है। वहीं सीवीसी की अगर बात करें तो इसका मेन काम होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखना होता है कि भाई कितना क्या करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो करप्शन से लिंक्ड था ये इसका जो काम है। तो इससे थोड़ा सा गेस करके आप रिलेट करके इसको कर सकते थे, राइट। खैर रिलेटेड रिलेशन इस तरह से बिठाना होता है तो फिर जब पेपर करते समय इतना प्रेशर होता है कि भाई हर चीज़ से रिलेशन बैठने लगता है कि भाई अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और ये सब हर चीज़ में @75 हो रहा है, तो भी बैठने लगता है। लेकिन हाँ, करप्शन के रिगार्डिंग आप सोच सकते थे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। अगेन इट वाज अ सुपर इजी क्वेश्चन फॉर अस। जब भी मानसून पढ़ाता हूँ, जब भी फॉरेस्ट के बारे में बताता हूँ, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में ज़रूर बताता हूँ आपको, ठीक है। कब कि भाई एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ही जो केरला का जो मोस्टली पार्ट है, खासकर वेस्टर्न जो साइड है, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल क्यों होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माउंटेन, है ना। हमने पढ़ा था कि किस तरह सर, यहाँ तक कि मैंने रील भी बना रखी है भाई इस पर। जब ये केरला पे फ्लड्स आए थे वायनाड वगैरह में, तो मैंने इस पर रील बनाई थी और मैंने पूरा ओरोग्राफिक रेनफॉल समझाया भी था। अगर आपको काफ़ी लोगों ने अगर वो रील देखी हो कि किस तरह से यहाँ पर मैंने पूरा वो एनिमेशन के थ्रू समझाया था कि किस तरह से यहाँ पर विंड चढ़ती है, ठीक है, उसका सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, देन यहाँ पर बारिश कर देती है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। देन ये जब यहाँ पर डाउनवर्ड मतलब नीचे जाती है, जिसको कि हम कैटाबैटिक विंड बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका मॉइस्चर चला गया होता है, ठीक है। क्योंकि जब ये गर्म हवा होती है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर उठती ठंडी हो जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी गई, पानी डाल दिया, अब मॉइस्चर तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इसी वजह से वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे तो सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। So this type of precipitation occur when warm humid air strikes on a mountain range, as simple as that, ठीक है। This type of precipitation is characterized by seasonal reversal of winds that carry oceanic moisture। नहीं, seasonal reversal of wind को जो हमारी मानसून वाली रेनफॉल होती है वो कहलाया जाता है वो। It occurs mainly during summer and is common over equatorial डोल्ड्रम। मेन था यहाँ पर माउंटेन, ओरो का मतलब ही माउंटेन होता है, ठीक है। हु प्रपाउंडेड द फेमस इक्वेशन? यस, ये सुपर इजी क्वेश्चन था, इसमें पढ़ाने ना पढ़ाने का ऐसा कोई रोल नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जरा बताएंगे कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था, और आई थिंक मैंने ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर मैं दे देता हूँ, एक्चुअल में वो हट चुका था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने pH वैल्यू पूछा था आपसे, तो दैट इज़ 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक एल्कली होता है, एल्कली क्या होते हैं? वो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका, यानी कि जो पेट में हमारा एसिड होता है, तो उसका 1.6 होते हैं। लेमन से भी कम pH होता है इसका। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड इन 2021 टू रेज अवेयरनेस एंड फाइंड न्यूअर डेज टू वेज टू कम्बाट द करप्शन। 9 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। उतना आसान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ठीक है। हाउ मेनी फेजेस आर इन्वॉल्व इन सेंसस ऑपरेशंस? ये भी हम मल्टीपल टाइम्स में आपको बताता हूँ जब भी हम सेंसस पढ़ते हैं, और ये अगेन PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन है, आ चुका है पहले, ठीक है। आंसर इज यहाँ पर 2, ठीक है, 2 होगा, राइट।
धन्यवाद। ये क्या स्पैम कर रहे हो भाई राधा कुमारी, तुमको मतलब क्या क्या चल रहा है ये सब है? फिर भी तुमको टाइम आउट करना पड़ेगा, है ना? यहाँ मैं देखता हूँ कि भाई कोई ढंग का कुछ कमेंट, किसी का डाउट तो नहीं है, तुमने वो कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या पूछा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये कब मिला था? तो 1921 के लिए मिला था। और किसके लिए मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, बल्कि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है, जिसकी एक्चुअल में डिस्कवरी करी थी हेनरिक हर्ट्ज ने, है ना। हर्ट्ज जो किसकी एसआई यूनिट है आप बताएंगे, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, पर उस पर फर्दर काम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जिसके लिए इनको नोबेल मिला था। एंड नॉट टू फॉरगेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, भूलिएगा मत। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो हैं वो सीजीएल के में से ही बैठने वाले हैं, ठीक है। और उसमें पूछ सकता है, सीजीएल 2022 में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पूछा था। क्या पूछ सकता है कि एक तो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन जी ने इसको प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? तो 1924-25 में इसमें दिया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। देन लेकिन बना नहीं पाए थे बोसॉन्स को। ये बोसॉन होता क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है? तो इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये कब बनता है? तो जब हम किसी गैस को रिलेटिवली एट लो डेंसिटी, कम घनत्व की जो गैस होती है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कूल डाउन करते हैं, विच मीन्स दी जीरो केल्विन टेम्परेचर। जब कूल डाउन करते हैं तो उसके बोसॉन्स देखने को मिलते हैं। और ये काम सबसे पहले रूबीडियम के एटम्स में करके दिखाया था किसने? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने। बाद में ये काम सोडियम के एटम्स के साथ किया था वॉल्फगैंग कैटरल ने, जिसके लिए तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में। सॉरी, आई अगेन रिपीट, 2001 में, 1995 में इन लोगों ने रूबीडियम के एटम्स के साथ बनाया था, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने। नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में जाके इनको, ठीक है। अब इनमें से कुछ भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। अब सेंसस ऑपरेशन 2 फेज़ में हुए थे, जरा बताइए पहला फेज़ कब हुआ था इसका, ठीक है। जो 2 इसमें फेज़ थे, है ना, 2 फेज़ थे। एक तो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज़ था, और अभी भाई सेंसस अच्छे से सिलेक्शन ले रहे हैं, नहीं तो सेंसस अब जल्दी होने वाला है, ठीक है। शायद 2025 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे जाके नया सेंसस फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जो लेटेस्ट वाला आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉटनी ग्रोथ ओवर अ स्टेल एंड मॉइस्ट ब्रेड नोन एज, तो कॉटनी ग्रोथ क्या होती है? वो जो ऐसे कॉटनी ग्रोथ एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉब एंड स्टिक, इस तरह से होता है, ठीक है। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस तरह से, उसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। जब फट जाता है तो स्पोरेंजिया जो होते हैं, जिनको स्पोर्स बोलते हैं, तो ये बिखर जाते हैं और फंगस डेवलप होता है, और इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दी स्पोर फॉर्मेशन। तो आंसर इट इज़ फंगाई। और फंगाई जरा बताइए इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? फंगस की सेल वॉल, ठीक है। और फंगस और फंगाई में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा, क्या होता है डिफरेंस है? एज अ पार्ट ऑफ द सेल अदर दैन द न्यूक्लियस विच हैज़ डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको भी मल्टीपल टाइम्स करते हैं। अभी कल ही हमने सेल टॉपिक खत्म किया और उसमें इसको देखा है अच्छे से। पुराने बैचेस में भी हमने अच्छे से देखा था कि हमारे 2 ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। वैसे तो न्यूक्लियस के पास भी होता है, लेकिन मैं सेल ऑर्गेनल की बात कर रहा हूँ। तो कौन से 2 सेल ऑर्गेनल होते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा कौन सा होता है बताएंगे। और क्या पूछा था मैंने? हाँ, तो फंजाई आपका मतलब प्लूरल होता है, फंगस सिंगुलर होता है। और क्या पूछा था? तो दूसरा सेल ऑर्गेनल होता है आपका प्लास्टिड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, और उसमें से कौन सा टाइप होता है जो फूड को स्टोर करके रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलता है। और राइबोसोम की अगर बात करें तो इसी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ होता है। राइबोसोम की जगह एक न्यूरॉन में राइबोसोम की जगह क्या ले लेते हैं? नेस्ल बॉडीज़ ले लेते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं वहाँ पर, ठीक है। और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है कोई। गोल्गी एपरेटस की अगर बात करें तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग में ये रोल प्ले करता है, और इसी वजह से इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल के नाम से भी जानते हैं, गोल्गी एपरेटस को। कैमिलो गोल्गी ने इसको इन्वेंट किया था। यहीं पे ही लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लाइजोसोम का जो अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और वो हमारा एक वेस्ट डिस्पोजल की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसलिए प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में होता है स्टोरेज। ये फर्दर 3 प्रकार का होता है, एक होता है एमाइलो, एक होता है एल्यूरो, और एक होता है इलाइयो, ठीक है। लाई हमने याद किया था फैट स्टोर करती है, ल्यूरो र प्रोटीन स्टोर करता है, एमाइलो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगेन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। नो, हमने पढ़ रखा है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो किस आर्टिकल में, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। विच डील्स
विच डील्स विद द फाइट और डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और वन और मोर स्टेट्स। ठीक है, अगर सेंटर स्टेट से लड़ गए या स्टेट आपस में लड़ गए तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। और ये आर्टिकल नंबर 130 में लिखा हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक सेकेंड, 131 में लिखा हुआ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो आपका एक्सक्लूसिव इन नेचर होता है। अब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, और 130 में क्या जरा बता देंगे? 130 में, 129 में क्या है, 141 में क्या है, 142 में क्या है, 143 में क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव नेचर का है, यानी कि ये इस तरह के केसेस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा। तो 131 में ओजे हो गया हमारा, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 132, 133, 134 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। 129 में दिल्ली एज ए क्या बोल रहा हूँ, 129 में सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश एनीवन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। 130 में दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी जगह को सीट बनाना है सुप्रीम कोर्ट का तो वो CJI कर सकता है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 141 बाइंड कर रखा है, 4 को बाइंड कर रखा है 1 और 1 ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रूलिंग्स होंगे, ऑर्डर, डिक्री, वो सब बाइंडिंग होंगे सब्सिडियरी कोर्ट्स में, सब कुछ सबको मानना पड़ेगा। 142 का यहाँ पर हमने कीवर्ड याद रखा था कंप्लीट जस्टिस, है ना। किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और 143 बात करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए दो मैटर में, एक तो मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एंड एनी मैटर ऑफ जनरल फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे, और कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ती है, दूसरे वाले में मैंडेटरी नहीं होता है। तो मतलब इसमें आर्टिकल्स याद रख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, और ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 129, 131 हो गया आपका ये ओजे वाला, 141, 142, 143 और 144 में क्या जरा बता देंगे, ठीक है। तो नटराज रिप्रेजेंट्स द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू डीटी, तो नटराज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द मनी इज और आर ट्रू। मनी एज अ यूनिट ऑफ account, it is a standard numerical unit of measurement of the market value of goods and services and the other transactions, and money as a standard of deferred payment is not a significant function because modern economies rarely use money for the future payments. तो deferred payment का मतलब होता है कि भाई आप बाद में पेमेंट कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया और आप बाद में पेमेंट कर दोगे, तो भाई बाद में पेमेंट पैसे के फॉर्म में ही होती है ना यूजुअली, तो ठीक है। अब इसमें लिखा नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन बिकॉज मॉडर्न जो इकोनॉमीज़ हैं वो फ्यूचर पेमेंट पैसे में लेती ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसे में तो लेंगे और किस में लेंगी, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक ही दिन पहले किया था निट्टो सीरीज़ में कि भाई 12 ग्राम ऑफ C12 इसको बोलते हैं, वो गैड्रो कांस्टेंट है। वो गैड्रो कांस्टेंट एक मतलब वैल्यू होती है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में मान लो नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, तो वो सब डिनोट करने के लिए मैं वो गैड्रो कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन। तो टॉरिड जोन क्या होता है? तो टॉरिड जोन हमें पता है कि ये हमारी अर्थ इक्वेटर है ना। हाँ, तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो यहाँ पर है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और इस बीच का जो रीजन है इसको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और टॉरिड क्या, आप बताइए, क्या टॉरिड जोन इज टॉरिड जोन, ठीक है, सेम एज ITCZ, इज टॉरिड जोन सेम एज ITCZ? कल जल्दी से कमेंट में बताइए। और टॉरिड जोन के बाद, जैसे कि ये तो हो गया टॉरिड जोन, ठीक है, ये टॉरिड जोन हो गया, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक, कहाँ गया, आदत पड़ी हुई है नीचे पेन खोजने की। ये है आपका टेम्परेट जोन, ये है क्या है, टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्थ टेम्परेट, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक आपका साउथ टेम्परेट। और इसके ऊपर जो आएगा ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ, इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात टाइप वाला माहौल होता है।
यहीं पे नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज़ का ग्रुप है, और उनको नॉर्वे को हम बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 13 में, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ वेरी वाइड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। भाई क्या मतलब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अभी बताया ना मैंने आपको, 143 में है। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब है कि प्रेसिडेंट जा सकता है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने के लिए, ठीक है, ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद जा सकता है इन कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल के पास। ये कहाँ से सही किए दे रहे हो तुम इसको, हैं? यस अंजलि सिंगल सही है, बिल्कुल सही है। हॉर्स लैटिट्यूड फ्रिजिड, हॉर्स लैटिट्यूड क्या लिख रहे हो, हॉर्स लैटिट्यूड, थैंक यू सो मच सर। चैलेंज करें तो प्रॉफ क्या दें, आप लक्ष्मीकांत को कोट कर सकते हैं, प्लस वो जो रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। किसी ने नहीं बताया यार, आकाश शर्मा बिल्कुल रिलेटेबल नहीं यार, क्या बोल रहे हो, 13 का थर्ड बिल्कुल गलत है, ठीक है, अभी तक अगर बताया नहीं है तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट सेम एज ITCZ। जैसे कि अंजलि सिंगल ने बिल्कुल सही लिखा, ITCZ शिफ्ट होता रहता है, टॉरिड जोन कोई शिफ्ट नहीं होता। टॉरिड जोन एक जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। हाँ ITCZ आपको यहीं पे देखने को मिलता है, जैसे इक्वेटर है तो ITCZ कुछ ऐसा होता है, पता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ITCZ। ITCZ एक वो जोन है जहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आके मिल रही हैं, और वो जो जोन है वो ऊपर नीचे खिसकता रहता है। दैट जोन मूव्स अकॉर्डिंग टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन का एपरेंट मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा वो ITCZ। क्लियर है, जहाँ पर हमारी ट्रेड विंड्स मर्ज करती हैं। और जैसे कि किसी ने लिखा है यहाँ पर अभी हॉर्स लैटिट्यूड, तो हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं हमारे ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में, जो हमारे ये होते हैं, क्या इनको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज। सब ट्रॉपिकल जहाँ पे एयर डिसेंड करती है, नीचे जाती है, तो इनको हम सब ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ये हॉर्स लैटिट्यूड है। और ये आपके जो बीच वाला होता है इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। ये जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, ठीक है। और यहीं ITCZ होता है और यही टॉरिड जोन होता है, लेकिन सेम नहीं है वो, ठीक है। टॉरिड जोन तो हमने देख लिया, ये होगा आंसर। और नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल ये फ्रिजिड जोन कहलाएगा, ये भी फ्रिजिड जोन कहलाएगा, और ये टेम्परेट जोन कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या था यार, पता नहीं, 18 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा ही नहीं क्वेश्चन क्या, किसी को याद है क्या ये क्वेश्चन क्या है, क्या था, अगर बता सकें तो। हु अमंग द फॉलोइंग, और ये PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड in the all religious conference parliament of religions held in 1893 in Chicago। अगेन रिपीटेड, जब भी हम लोग करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हर बार मैं रिपीटेटिवली बोलता हूँ इसको मैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में। जैसे आप कभी भी खोल लेना, जैसे कि जब हम पढ़ते हैं ये जो रामकृष्ण मिशन के बारे में, जो रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनके नाम पर उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, बेलूर मठ में हेडक्वार्टर। वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, इनकी बुक जो है राजयोग, कर्मयोग, ये सब जो बुक्स हैं, और जो इनकी स्पीच इन्होंने दी थी 1893 में, और इनकी डेथ कब हुई थी जरा कमेंट में आप बताएंगे, 39 ईयर्स की एज में। तो ये भी हम लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं, नेवर। PYQ सीरीज FRB मैंने इस चीज़ को कोट ना किया हो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते वक्त, ठीक है। तो जैसे अभी मैं दुनिया जहान की बातें बता रहा हूँ आपको, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो, इसीलिए बताता हूँ कि वो दिमाग में फिर से आपके आ जाए, दिमाग में फिर से आ जाए, तो दैट अगर क्वेश्चन फिर से आ जाए तो आप फिर से गलत ना कर दें, आप फिर से सही कर दें उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 थी, जो कि लास्ट क्वेश्चन था ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। और ठीक है, यहाँ पे हंसा मैं इसलिए क्योंकि जो हम लोग ने ट्रिक सीखी थी यहाँ पे तो काम, मतलब पता नहीं CHSL वालों ने, मतलब SSC वालों ने देख लिया क्या वो वीडियो, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रिक लग नहीं रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मतलब फेल हो रही है, फेल नहीं, मतलब वो लग ही नहीं रही है, क्योंकि उसके लिए 2 हमें सिमिलर चाहिए होते हैं, और इन्होंने कोई 2 सिमिलर दिया ही नहीं है ना। तो खैर ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल का मतलब होता है कोई चीज़ गिरवी रखना, है ना। अच्छा बताओ, बैंक रेट और रेपो रेट में किस में कोलेट्रल नीडेड होता है, किस में नीडेड होता है बताओ। सोशल कोलेट्रल। अब कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना, कुछ गारंटी रखना, खत्म, ठीक है। ये मैंने आपको बार बार पढ़ा, तो D का 3 होगा, D का 3 खत्म हो गया, ठीक है। आप फिर मैच भी कर सकते हो कि भाई A का 4 होगा क्या, माइक्रो क्रेडिट। अब जब मैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताता हूँ तो अभी मैं माइक्रो क्रेडिट के बारे में बताता हूँ कि माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है कि जहाँ पर छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देते हैं। अब MFI इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं
ठीक है। अब इस पे मैं ज़्यादा ओवर एम्फसाइज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्लासेस में तो वैसे ओवर एम्फसाइज़ करके ही चलता हूँ एम के बारे में, ठीक है, कि इसके फादर कौन होते हैं, इंडिया में पहला एम कौन सा था, एंड हमारे जो NBFC MFI है उसको लेके कौन सी वो कमेटी थी, मालेगाम कमेटी 2011 में रिकमेंडेशन देती है NBFC MFI को कितना परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स को माइक्रो फाइनेंस के रूप में मेंटेन करना पड़ता है। तो 75% मतलब दिखाना होता है अगर टैग चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और 85% देन मेंटेन करना होता है MFI जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को अगर MFI का स्टेटस लेना होता है। और जो हमारे NBFC क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ वो होती हैं जो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। बैंक रेट और रेपो रेट में कोलेटरल की नीड होती है, बैंक रेट में नीडेड नहीं होती है। रेपो रेट को हम ओवरनाइट लेंडिंग भी बोल देते हैं, लेकिन ओवरनाइट लेंडिंग हमारी मेनली MSF होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट लंबे समय के लिए जो लोन लिया जाता है। रेपो का मतलब क्या होता है, रेपो का फुल फॉर्म लिखिए जल्दी से। रेपो स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो रेपो स्टैंड्स फॉर रीपरचेज ऑब्लिगेशन। और एक आखिरी बताएंगे एंड दैट इज़ कि आउटराइट परचेज हमारा कितने तरह का होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब किसी को कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक डाउट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। रीपरचेज इसमें दो तरह के आते हैं एंड दैट आर आउटराइट परचेज ऑब्लिगेशन में एक तो रेपो, ठीक है, और दूसरा आता है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल दिया ठीक है, एक्चुअली मैंने नेशनल पार्क था रणथंभौर। ओके 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 ओके, नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन था क्या ये था क्या? ठीक है, हाँ, तो अभी चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग होती है। हाँ, आप उसी नंबर पे भेज सकते हो भाई। बाकी तो जैसे ना था फ्लडेड है यार मैसेजेस, ठीक है। अब मैं एक एक का तो स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर हमारा करो हमारा कर दो, लेकिन ढेरों हैं। अभी मैं नहीं होगा तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो 2000 काफ़ी बड़ा नंबर होता है ना। चलो, तो यहाँ पे नेशनल पार्क था। अब क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास बिकॉज यहाँ पे मिसिंग है वो क्वेश्चन। ओके, रणथंभौर था, रणथंभौर राजस्थान में हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। संदीप विष्णु लक्ष्मीकांत पेज नंबर 9, हाँ उसको मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। सेंड कर दूंगा उसको स्क्रीनशॉट, मतलब जो फोटो खींच के पर हमारे CC टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अगर आप चैलेंज करना चाहें, मेरे हिसाब से तो वही चैलेंजेबल है, ठीक है। बाकी कैसा क्या स्कोर रहा और कैसा परफॉर्मेंस रहा भाई? GS का एनी अपकमिंग बैच तो भाई नहीं है, जो बैच चल रहा है वही चलेगा। आपको पता है मैं बार बार बैच नहीं लाता हूँ, साल में एक ही बैच आता है और वो अभी बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर आप एनरोल में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं आगे कोई नहीं आएगा, यही है जो है, ठीक है। आगे का तो मुझे भी नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा ठीक है, यही है जो है। हाँ, नॉलेज सेंटर में समझ गया, और नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन था सर। 332 आए हैं, GK 52, थैंक यू सर। बट एक डाउट है कि मार्क फॉर रिव्यू एंड ऑप्शन चूज, आई थिंक होता है ट्रेंडी तरन, होता है, ठीक है। थैंक यू अनिकेत खान। स्टेनो का एग्ज़ाम, हाँ यस, MTS की आंसर की आएगी। लेट मी टेल यू कि जैसे ही MTS की आंसर की आएगी तो परमार SSC टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर शेयर हो जाएगी आंसर की, एंड मैंने प्लान किया है कि उसको यहाँ पर मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, और उससे पहले आपको PDF भी मिल जाएगी, सारे पॉलिटी के, सारे ज्योग्राफी सारे। तो वो आगे जो भी एस्पिरेंट खासकर मेंस में बैठने वाले उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लस वो एस्पिरेंट जो जैसे अभी ज्योग्राफी कर चुके हैं बैच में, पॉलिटी कर चुके हैं, तो वो वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो वो भी परमार SSC टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। प्लस जो लोग क्विज़ ग्रुप में यार नहीं है, खासकर मेंस वाले बच्चों को मैं बोलूँगा जो CGL मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उस ग्रुप में यार क्विज़ेस लगाते रहिए, ठीक है। आपके वो भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आपको 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में आप GK क्विज़ ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ इंग्लिश की, रीजनिंग की सबकी क्विज़ चलती है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। एंड बाकी तो जैसा हो, ठीक है, रिज़ल्ट आए बताना। वो फुली वी वुड गेट मल्टीपल सिंगल डिजिट रैंक्स, ठीक है, CHSL में। बाकी देखते हैं।
पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 3 आया था CHSL में अपना, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 3 आया था CHSL में। इस बार देखते हैं कि इससे और अच्छी रैंक आ पाती है कि नहीं, 2 या फिर 1 में। हाँ 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 हाँ। तो आप इसको देख लीजिए, चैलेंज करना है मेरे हिसाब से तो चैलेंजेबल है। और बाकी परमार SSC टेलीग्राम पे। एंड थैंक यू सभी को जिन लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छे वो भेजे हैं। मैंने कुछ ही पढ़े थे शुरू में जो भेजे थे आप लोगों ने मैसेजेस, कि कंप्यूटर में जो अमन सर ने आपको पढ़ाया दैट वाज मतलब काफ़ी बढ़िया, और कंप्यूटर में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया लोगों ने। तो जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कंप्यूटर के लिए जो अमन सर ने कोर्स लिया है, ठीक है, उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। PYQ एक तो लेक्चर लिया है, और आई थिंक जो बैच है उसका प्राइस 49 है एप्लीकेशन पे। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने कर रखा है कहीं से तो फिर उसी को करिए, फिर नया अभी लास्ट टाइम में करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से करिए, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर को इतना बड़ा डील नहीं होता है उसके लिए, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना है, बस क्वालिफाई कर जाना, मेन कहने की बात ये है ना। ओके, थैंक यू यार, धन्यवाद आप लोग जुड़े, एंड थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह बैच की क्लास में, ठीक है। पर हमारे SSC टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक यू, थैंक यू जय मिश्रा, थैंक यू। अच्छा 49 आए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैवरिक बहुत अच्छे हैं सर, मैं 0 रैंक लाऊंगा। हाँ बटा पंकज, हरकतें तुम्हारी ऐसी लग रही हैं। 318 मार्क्स हो पाएगा, देखते हैं यार, कट ऑफ का उतना मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, देखते हैं। निशा उस पर 338 GK में 42, थैंक यू 7। ऑल राइट, जूम करो, जूम भाई कहाँ कर दें, जूम कर दें, जूम कर दें, ख़त्म हो गया लेक्चर, अब जूम करने को बोल रहे हो क्यों? पहले बोलना चाहिए था जूम करने को, तो सही बात तो सही है तुम्हारी, जूम करना चाहिए था, जूम नहीं किए हम, तुम बोले भी नहीं, है कि नहीं। खैर कोई नहीं। स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर पर एक यूट्यूब शॉर्ट बना सकते हैं क्या, स्पिरिचुअल स्तुति, क्योंकि आपने बोला है बस इसीलिए बनाऊंगा अभी मैं, ठीक है। स्टाइल्स, और तुम तब तक कमेंट करते रहना, ठीक है, जब तक कि मैं ये वाला शॉर्ट बनाना दूँ, ठीक है, स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर पे, ठीक है। अब तुमने बोला है तो फिर बनाते हैं। Sir, state river dispute doesn't come under the original jurisdiction. Then how come all state dispute come under the original jurisdiction? The original jurisdiction to any dispute between the government of India and one or more state. पकड़े तो तुम एकदम सही हो, ठीक है, कि एनी डिस्प्यूट जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मतलब आप चैलेंज भी करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो नहीं मानेगा, ठीक है। क्यों? वो उसका कारण है, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की जो डिस्प्यूट है उसी से डील करता है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि एनी डिस्प्यूट, क्योंकि जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं या फिर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो नहीं मानेगा। जैसे आप चाहे चैलेंज कर लेना, आपको करना है तो आप कर लेना, लेकिन वो मानेगा नहीं वो, ठीक है। लेकिन आपकी बात सही है, स्टेनो वाले वालों के लिए कुछ, स्टेनो वालों के लिए कुछ, स्टेनो वालों के लिए कुछ मैं सोच रहा हूँ भाई, MTS के आंसर की एज सुन एज पॉसिबल आ जाए तो मैं फिर करा दूँ। बैकग्राउंड में भजन हो रहा है यार, मैं जाता भी हूँ, पिछली बार मंगलवार को गया था, ठीक है, जो हनुमान मंदिर है ना हमारे पास में, तो काफ़ी सही अच्छा लगता है यार आरती वारती में, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक बार मैं ऐसे ही गया, ठीक है, मम्मी ने भेज दिया कि प्रसाद चढ़ाओ, फिर मैं गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्रसाद तो उन्होंने ले लिया, प्रसाद वापस नहीं दिया, मतलब पर्दा वर्दा डाल दिए, और फिर आरती चलने लगी। मैंने कहा लो भैया, अब मैं तो गयो, मुझे तो बैठना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। और फिर मैं बैठा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। फिर जो है मैंने सोचा अब तो रोज़ जाना चाहिए, फिर मैंने आज सोचा था कि मैं जाऊँगा फिर से, लेकिन आज जो है आज ये सोल्यूशन करवाना था।